रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी और सीएम धामी ने गुरु समाधि समारोह में शिरकत की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भाजपा नेता और अधिवक्ता जहरीला पदार्थ पीने से 2 लोगों की मौत। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर भीषण सड़क हादसा। गुंजन हत्याकांड में दून पुलिस ने महज 4 दिन के भीतर तैयार की चार्जशीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे। वो सप्तऋषि आश्रम में आयोजित गुरु समाधि और मूर्ति आवरण समारोह में शामिल हुए, जो कार्यक्रम का अंतिम और सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और 11:30 बजे सड़क मार्ग से आश्रम रवाना हुए। देश भर से पहुंचे संतों की मौजूदगी में समारोह का भव्य समापन होगा। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारत माता मंदिर और सप्तऋषि आश्रम क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। उत्तराखंड के खटीमा में एक विवाह समारोह से लौट रहे भाजपा नेता टिल्लू सिंह राणा और अधिवक्ता मलकीत सिंह राणा की संदिग्ध जहरीला पदार्थ पीने से मौत हो गई। उनके साथ मौजूद एक अन्य अधिवक्ता प्रवेश मौर्य की हालत गंभीर है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों ने कंजाबाग स्थित शराब भट्टी से बोतल खरीदी थी और जानकी मंडप के पास बैठकर सेवन किया। मौके पर पानी की बोतल की जगह किसी जहरीले पदार्थ की बोतल मिलने से मामला संदिग्ध हो गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक जांच के जरिए मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। देव जी थे। हैं? देव। तो उनके यहाँ क्या कार्यक्रम था? हाँ, शादी था। वहाँ जाल भाई ये जो शराब भट्टी पर गए ना, बल्कि जी और टिल्लू जी, ये जो कंजाबाग में है, चौराहे पर थोड़ा सा आगे है। हाँ हाँ, कोई बोतल ली होगी, उन्होंने थोड़ा पैक बनाया पिए। हाँ, मैंने मना किया, मैं नहीं रुका। थोड़ा सा मुँह जैसे ही लगाया, पूरा शरीर के अंदर बैग तो हो गया। 3 लोगों को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में लाया गया था, जो कि गंभीर स्थिति में थे। उनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने किसी जहरीले पदार्थ को पिया है। प्राथमिक उपचार करने के दौरान एक की मृत्यु हो गई है और 2 को प्राथमिक उपचार के बाद, चूँकि उनकी स्थिति गंभीर थी, तो उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। नेशनल हाईवे 309 पर रिंगोड़ा के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल डॉक्टरों की पहचान बरेली स्थित रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्र डॉक्टर प्रस्तुति और डॉक्टर अभिषेक के रूप में हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब गर्जिया की ओर जा रही उनकी कार सामने से आ रहे पिकअप वाहन से टकरा गई। स्थानीय युवाओं की मदद से दोनों को तत्काल रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जी, जैसे कि हमारे पास सूचना आई थी कि 7 बजे के उपरांत यहाँ पर सुबह के टाइम पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जो कि मरीज हमारे पास 7:30 बजे आए गए थे, जिसमें एक फीमेल है, एक मेल है। दोनों डॉक्टर हैं जो बरेली के रहने वाले हैं। इन दोनों की हमने स्थिति देखी है। अभी दोनों के दोनों खतरे से बाहर है। एक के जो फीमेल है उसके सिर पर चोट आई है, जिस पर काफी हद तक उनकी सिर की जो हड्डी है वो दिख रही है, हमने टाके दिए हैं। और दूसरी तरफ एक लड़का है जो डॉक्टर अभिषेक है, और उनके जो उल्टी तरफ कूल्हे की जगह है वहां पर थोड़ा पेन ज्यादा है, और बाकी उनके भी सिर में चोट आई है। तो पेशेंट की थोड़ी सी एनजीसीटी सुविधा और अदर सुविधाएं देखते हुए पेशेंट ने रिक्वेस्ट की है कि उनको उनके हल्द्वानी और बरेली में रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए। तो पेशेंट को ऑन रिक्वेस्ट हम उनकी जगह पर रेफर कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के आवासीय और वाणिज्यिक करदाताओं के लिए राहत की खबर है। नगर निगम देहरादून ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए हाउस टैक्स पर दी जाने वाली 20% की छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि करदाताओं की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि सभी लोग इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाएं और जुर्माने से बचने के लिए 15 फरवरी तक अपना बकाया कर अनिवार्य रूप से जमा करा दें। देखिए, जो हमारे भवन कर के करदाता हैं जिनका भी कर देय है, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम के द्वारा 20% की छूट का प्रावधान किया गया है और सभी से लगातार अपील की जा रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से भी संबंधित करदाताओं को सूचना पहुंचाई जा रही है, प्रेषित की जा रही है कि उनका कर देय है और इसको वो शीघ्र अतिशीघ्र नगर निगम में जमा करा लें।
इसके लिए तकनीक के माध्यम से व्हाट्सएप पर ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है। जो ऐसे करदाता हैं जो कि निगम में स्वयं आकर के इसको जमा नहीं कर सकते हैं, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और यदि किसी को अपने भूमि या भवन कर के मूल्यांकन के संबंध में कोई संशय है तो उसको भी निगम में आकर के इसको क्लियर किया जा सकता है। नगर निगम इस विषय में कैंप भी लगा रहा है। देहरादून के मच्छी बाजार में सोमवार को हुई युवती गुंजन की जघन्य हत्या के मामले में पुलिस ने मिसाल पेश की है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश में गठित एसआईटी ने महज 4 दिन के भीतर आरोपी आकाश के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट तैयार कर ली है, जो आज दाखिल कर दी जाएगी। उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में ये संभवतः पहला मामला है जब किसी हत्याकांड में इतनी जल्दी चार्जशीट पेश की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित किया है। पुलिस का लक्ष्य इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर आरोपी को जल्द से जल्द फांसी या कड़ी सजा दिलवाना है। देखिए, जिस प्रकार एक युवती का एक सरेआम बाजार जिस तरह से नृशंस हत्या हुई थी, ये कहीं से भी सभ्य समाज में जिस तरह की घटना थी और जिसमें काफ़ी दहशत का माहौल भी पैदा हुआ था और ख़ासकर एक आउटरीच भी था इसमें, और इसको देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य यही था कि सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है समयबद्ध तरीके में, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे हमारे सीसीटीवी हो, जो बयान हमें करने हैं, जो गवाह है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो समयबद्ध तरीके से हम कर दें और जो है न्याय की दहलीज पर जो है हम उसको जल्दी से जल्दी चार्जशीट भेज दें। और इसमें हम अपील भी करेंगे और इसमें रिटर्न में भी जो सक्षम अधिकारियों से अपील भी की जाएगी इसमें थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कि इसका फास्ट ट्रैक में जितनी जल्दी हो सके ट्रायल हो, जिससे इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जघन्य हत्याकांड में जो है आरोपी को जेल के अंदर से ही सजा हो जाए। तो इसको देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था और 1 सप्ताह का समय दिया गया था। लेकिन जिस तरह से दिन रात करके इसमें सारे इन्वेस्टिगेशन के जितने भी साक्ष्य थे, चाहे वो साइंटिफिक हमारे साक्ष्य हों, चाहे वो फोरेंसिक से रिलेटेड थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस थी, कुछ इसमें चश्मदीद थे जो पहचानते थे, कुछ इसमें जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस सारे डॉक्यूमेंटेशन को ऑलमोस्ट हमारी एसआईटी टीम ने कंप्लीट कर लिया कि आज हम इसमें चार्जशीट इसमें कर देंगे और जल्दी से जल्दी न्यायालय में भेजकर इसमें और इसका समन्स निकलवाकर जो कार्रवाई इसको शुरू कराएंगे और खासकर फास्ट ट्रैक में जल्दी से जल्दी केस चले और इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जघन्य हत्याकांड में आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। यही उद्देश्य लेकर इसमें आगे आज इसमें चार्जशीट किया जा रहा है। भादराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर स्थित आरोग्य हाउसिंग सोसाइटी में वर्चस्व की जंग ने हिंसक रूप ले लिया। सोसाइटी की वर्किंग कमेटी और सुरक्षा ठेकों को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अचानक मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सोसाइटी परिसर में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सूचना पर पहुंची भादराबाद पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभाला। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा और शोर मुक्त प्राकृतिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत डे सफारी पर जाने वाले पर्यटकों को प्रवेश द्वार पर ही अपने मोबाइल जमा करने होंगे। पार्क वार्डन अमित ने बताया कि नाइट स्टे वाले पर्यटकों के फोन जिप्सी में रखे गए एक विशेष बॉक्स में बंद रहेंगे, जो केवल विश्राम गृह पहुंचने पर ही वापस मिलेंगे। यदि कोई पर्यटक आवास के बाहर या सफारी के दौरान फोन का उपयोग करता है तो फोन जब्त करने के साथ ही जिप्सी चालक और गाइड पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि पर्यटकों को प्रोफेशनल कैमरे ले जाने की अनुमति रहेगी। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो मोबाइल फोन का बैन है वो आया हुआ है कि टाइगर रिजर्व के कोर क्रिटिकल हैबिटेट में ये फोन का यूज बंद रहेगा। तो इसके लिए हमने व्यवस्था की है जो कि दैनिक भ्रमण पर जाने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए प्रत्येक गेट पर लॉकर की व्यवस्था की है, जिसमें टूरिस्ट अपने एक गाइड के माध्यम से फोन को जमा कर सकेंगे और साथ में सफारी के बाद में वो फोन को वापस लेके जा पाएंगे। सिमिलरली जो नाइट स्टे के टूरिस्ट हैं उनके लिए भी हमने एक बॉक्सेस की व्यवस्था की है, जिसमें उनके वन विश्राम भवन तक पहुंचने से पहले जो बॉक्सेस में हैं उनमें फोन लॉक करके दिया जाएगा और उनके जो संबंधित वन विश्राम भवन में पहुंचने के बाद जो वहाँ के रिसेप्शन में कार्य वो है वो उनको फोन हैंड ओवर कर देंगे और उनको विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं उनको
अनुरोध किया जा रहा है टूरिस्ट को कि अपना फोन सफारी के दौरान ना लेके आए। सितारगंज क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। कोतवाल सुंदरम शर्मा के नेतृत्व में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने कोतवाली से शुरू होकर मुख्य बाजार, जेल कैंप मार्ग, इस्लाम नगर, MP चौक और मीना बाजार सहित करीब 5 किलोमीटर के शहरी और आबादी क्षेत्रों में गश्त की। फ्लैग मार्च के दौरान RAF के उप कमांडेंट सतीश ने बताया कि इस कवायद का मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना है। पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। इस सिटी में ये पूरा सेंसिटिव एरिया लिया गया है जिसमें निश्चित आबादी हो और 5 किलोमीटर के करीब इसकी दूरी रही है पूरा। साथ में हमारा ये परिचयता अभियान है जिसमें जन से हम संपर्क करते हैं और यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं, और ताकि पब्लिक में सद्भावना बनी रहे और फोर्स आपके साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं। संदेश देना चाहते हैं देशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए? यही कि आपसी भाईचारा सद्भावना बनाए रखें और प्रेम से रहें और कानून का साथ दें और उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करें। संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर मसूरी भाजपा में उबाल है। गुरुवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है और ये संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाना है। वहीं रजत अग्रवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द अल्पसंख्यक समाज को आहत करने वाले हैं। उन्होंने 1984 के दंगों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया और मांग की कि राहुल गांधी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगे। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और लोकसभा जैसे सम्मानित सदन में जिस अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो उनको शोभा नहीं देता है। क्योंकि देखिए, लोकसभा में हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और उनके आचरण, उनके व्यवहार को लेकर के जनता चलती है, सीखती है, समझती है। और हमारे बड़े नेता और हमारे जो बहुत ही जो पार्टियों को लीड करते हैं, ऐसे नेता अगर इस तरीके के अभद्र व्यवहार करेंगे संसद के अंदर तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। देश को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके ये सोचने वाली बात है। मैं उनके इस शब्द का जो उन्होंने वहाँ पे प्रयोग किया है उसका देखिए, राहुल गांधी द्वारा संसद में बहुत ही अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करा गया और इस शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी के लिए नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने पूरे सिख समुदाय के लिए करा है, हर एक अल्पसंख्यक के लिए करा है। और इस बयान से जो उन्होंने गद्दार कहा, देशद्रोही कहा, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। वो ऐसे अपशब्द बोलकर अपना कार्य करना चाहते हैं, अपशब्द बोलकर वो पार्टी को अपनी अंधकार की ओर ले जा रहे हैं और उनके इस शब्द गद्दार का मतलब देशद्रोही है, क्योंकि देशद्रोही खुद कांग्रेस पार्टी है। और आज ये दर्शाता है कि चाहे वो 1984 के दंगे हो, चाहे 2026 में ये घटनाक्रम हो जो सरदार बिट्टू जी के लिए कहा गया, ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों को दबाने का कार्य कर रही है, अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार से गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर ये दिखाना चाहती है कि आप अल्पसंख्यक हैं। और ये भी साफ दर्शाता है कि 1984 के जो दंगे हुए थे, जो कांग्रेस पार्टी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो किए थे और जिस प्रकार से सिख समुदाय के लोग आज तक उन दंगों से उभर के नहीं आ पाए हैं, ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी ऐसे ही दंगों को बढ़ावा देना चाहती है। हम भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा इस घटनाक्रम की पूरी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और एक सलाह राहुल गांधी को देना चाहते हैं कि देशद्रोही अगर कोई है, गद्दार अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। वो भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व के गद्दार है, पूरे भारतवर्ष के देशद्रोही है, राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी।
धर्मनगरी हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में ब्रह्मलीन पद्मभूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के 3 दिवसीय समाधि एवं मूर्ति स्थापना महोत्सव के दूसरे दिन श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, योग गुरु बाबा रामदेव और कई राज्यों के राज्यपालों सहित आरएसएस व विहिप के शीर्ष पदाधिकारियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुदेव को राष्ट्र संस्कृति का संवाहक बताते हुए कहा कि भारत माता मंदिर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वामी जी के त्याग और राष्ट्रवाद को भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुदेव के सांस्कृतिक योगदान को अतुलनीय कहा। देखिए, मूर्ति स्थापना समारोह यहाँ पर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद जी के उनके स्मरण में किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा त्याग रहा, बहुत तपस्या रही। भारत माता मंदिर स्थापित किया, समन्वय ट्रस्ट, समन्वय का काम उन्होंने अपने कालखंड में किया और हमेशा समाज के लिए वो समर्पित रहे। हमेशा संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है और इनसे देश के अन्य जो हमारे आने वाले कर्णधार भी प्रेरणा लेंगे और देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रहितता और सनातन के प्रति समर्पित होकर आगे काम करेंगे। की स्थापना के लिए जो आयोजन किया गया, आज उसमें मैं शामिल हुआ। मेरे साथ हमारे परम पूज्य रामदेव गुरु महाराज जी साथ में है और हम पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सहित सभी अतिथियों की मौजूदगी में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज के आमंत्रण पर ये जो आयोजन हुआ है, ये सत्यमित्रानंद जी की गौरव गाथा उनके द्वारा किए गए यहाँ भारत माता मंदिर से लेकर कई प्रकार के ऐसे विस्मरणीय कार्य है जिनके आधार पर हम उनको जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आर्य और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आदरणीय मनोज सिन्हा जी का आगमन हुआ। कल हमारे आदरणीय योगी जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हो रहा है और कल हम उसका अनावरण करेंगे। भारत की एकता बनी रहे और वो सनातन से सनातन मूल्य अगर जीवित रहे तो भारत रहेगा, क्योंकि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो सनातन है। ऐसे विषयों पर आज हमने चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो भारत की दृष्टि है, समन्वय की दृष्टि, उस समन्वय के, सनातन के, शाश्वत सत्यों के और सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म को समान रूप से जिन्होंने गौरव दिया, ऐसे पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के उनकी जो गुरु प्रतिमा है उसके अनावरण के अवसर पर सभी हमारे सनातन के शिखर पुरुष यहाँ पर हमारे वेद मूर्ति, जो मैं कहता हूँ पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है, ऐसे पूज्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज जी और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में, और हमारे पूज्य हमारे हरिचेतनानंद जी महाराज जी से लेकर के हमारे सारी संत सत्ता, आज धर्म सत्ता और संत सत्ता का एक ही कहना है, हम सबको मिलकर के भारत माता की माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्याः की ऐसी आराधना करनी है कि आने वाले समय में भारत आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से नेतृत्व करने में सक्षम हो। ऐसा हम सबको मिल करके पुरुषार्थ करके पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी सहित सभी ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के संकल्पों की पूर्ति करें। तीर्थ नगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से आगामी 7 फरवरी को हरिद्वार जनपद में एक विशाल मेगा सफाई अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित कर इस अभियान की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने एक दिन 1 घंटा एक साथ के मंत्र के साथ सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र और संस्थानों में सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को जनपद की सभी 318 ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सफाई सुनिश्चित करने को कहा है। ये जो 2.5 महीने से हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, इसी में और उसको गति देने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 फरवरी को पूरे जनपद में बृहद सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए समीक्षा बैठक की गई है। सभी डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही आम नागरिकों को जोड़ने के लिए, गैर सरकारी संगठनों को जोड़ने के लिए भी डाली।
उत्तराखंड की राजनीति में अनुभव और मर्यादा को लेकर जंग छिड़ गई है। कोटद्वार के पूर्व विधायक हरक सिंह रावत ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को विधि और व्यवहारिक ज्ञान देने की पेशकश किया कि स्पीकर साहिबा बिखर गई। ऋतु खंडूरी ने हरक सिंह को शालीन रहने की सलाह देते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठी महिला को लेकर ऐसी बयानबाजी ठीक नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि राजनीति हंसी मजाक नहीं बल्कि गंभीरता का विषय है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे वो कह रहे साहब कि जिला बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार से, केंद्र का, मैं बोली छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना। विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के। धामी का प्रोटोकॉल तो बढ़ गया, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, सीखना तो पड़ेगा ही। जब मैं पहली बार मैं भी मंत्री बना था, मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी फाइल पे कौन सेक्रेटरी तक जाएगी, कौन मुख्यमंत्री तक जाएगी, कौन मंत्री तक जाएगी, किसके अनुमोदन से अधिकार हो जाएगा। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। तहसील बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। विकास खंड बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार की सिफारिश पर। मैंने जैसे जिले बनाए, बागेश्वर जिला बनाया, एक झटके में जियो निकल गया, जियो बन गया, बागेश्वर बन गया, रुद्रप्रयाग बन गया, चंपावत बन गया। लेकिन कपकोट मैंने विकास खंड बनाना था, कपकोट एक ही दिन आदेश हुआ कपकोट को विकास खंड बनाने का भी, लेकिन वो केंद्र सरकार की जब तक उस पर अनुमति नहीं मिली वो विकास खंड नहीं बन पाया। तो विकास खंड बनाने में केंद्र सरकार का सहमति चाहिए, तहसील और जिला बनाने में केंद्र सरकार की सहमति नहीं चाहिए। मेडिकल कॉलेज बनाने में केंद्र सरकार की एजेंसी करती है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने संसाधनों के बलबूते पर मेडिकल कॉलेज एक जिले में एक नहीं 4 बना सकती है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ऋतु बहन मेरी छोटी बहन है, किसी दिन मेरी क्लास में आ जा, तूने विधायकों को पता नहीं क्या सिखाती होगी, तू गलत सिखा दे, हमारा अनुभव का ज्ञान ले ले। बड़े भाई ट्यूशन के, कोई फीस नहीं लूंगा उससे ट्यूशन की, और न ट्यूशन की फीस लूंगा। घर में आएगी उसको समझाऊंगा भी, संसदीय ज्ञान भी दूंगा, व्यावहारिक ज्ञान भी दूंगा, विभागों का ज्ञान भी दूंगा, और जिससे उस अपने क्षेत्र में कोटद्वार में, क्योंकि मेरी विधानसभा भी रही है, मेरी पीड़ा है, उसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बन जाए, कोटद्वार जिला बन जाए, ये मैं चाहता हूं। मुझे आज नहीं चुनाव लड़ना वहां से, लेकिन मेरी सहानुभूति वहां के लोगों के साथ है, क्योंकि वहां लोगों ने मुझे जिताया। अभी मैं क्लास लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जिले की बात कर रहे थे कोटद्वार, देखिए ऐसा हरक सिंह जी कुछ भी कहते हैं, उनका जो मन आता है वो कहते हैं, वो सोच समझ के बात तो करते नहीं है। और एक बार आदमी सुन सकता है, 2 बार सुन सकता है, लेकिन इस तरह से उनको भी सोचना चाहिए। मेरा अपना एक सम्मान है, मैं भी एक महिला हूँ, सम्मानित महिला हूँ, कम से कम सोच समझ कर तो बात करें। कुछ भी कह देते हैं और हंसी ठिठोली में कहते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं होती है। वहां से पत्रकार हंस रहे हैं, यहाँ से वो हंस रहे हैं। किस तरह की बात आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि आप एक महिला, उत्तराखंड की महिला के बारे में क्या आप पूरे भारतवर्ष में आप किस तरह की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानी है आपको, आप बताइए ना। और हंसी ठिठोली में राजनीति करना बंद करना चाहिए। गुरुदेव समाधि मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखी। करीब 28 मिनट के संबोधन में योगी ने साल 2000 के गठन काल को याद करते हुए उत्तराखंड की प्रगति को सराहा है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि आज यूपी सुशासन और सुरक्षा का रोल मॉडल बन चुका है। राम मंदिर से लेकर अर्थव्यवस्था तक सीएम योगी ने हर उस पहलू को छुआ जो आज नए भारत की पहचान है। आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया, और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी, और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।